कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट डे करने दिया था, वो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आता है ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करें तो अगर आपको याद हो तो जनरल लेक्चर्स में मैंने जो कवर किया था उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैंने इग्नोर किया था और आपको बोला था कि ये एडवांस लेक्चर में कवर करके आपको दिखाऊंगा। तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? उसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे कैलकुलेशन करना होता है, वो भी एक बार सीखेंगे। विल जस्ट सी दैट। देखो, चेक करो। Just heading down the equivalent inductance in parallel combination with mutual inductance. With mutual inductance. तो सिचुएशन ऐसी है हमारे पास कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर दी हुई है। दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग वैल्यूज और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों पेयर के लिए एम। ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइडेड है। सो लेट अस से इस इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू L1 है, ये L2 है। और पेयर के लिए आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दे रखी है। पेयर हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एम। ठीक है। अब इसके लिए आपको ये बताना है कि इसकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितनी आएगी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस इट। तो लॉजिक क्या है कि अगर मान लो कि मैं इस कॉम्बिनेशन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट भेजता हूँ और वो करंट को मैं एक सर्टेन अमाउंट रेट से चेंज करते हैं हम लोग, और वही करंट अगर मैं इस इक्वल इंडक्टर से भेजूं तो मुझे दोनों में ही इंड्यूस ईएमएफ सेम चाहिए। अगर इंड्यूस ईएमएफ सेम होगा तो फिर अपोज करने की एबिलिटी, करंट के चेंज को अपोज करने की एबिलिटी भी आपकी बेसिकली सेम आएगी। सो दैट इज द एंटायर लॉजिक बिहाइंड फाइंडिंग दिस इक्वल इंडक्टेंस। अब ये सोचे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सेम आनी है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को भी क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। इसका मतलब जितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपकी यहाँ पे आएगी उतनी ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको इस करंट से भी इस कॉम्बिनेशन से मिलनी चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली इंडक्टर और ये वाली इंडक्टर पैरेलल में है। तो ऑब्वियस है कि जितनी पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऊपर वाले इंडक्टर में दिखेगी उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको नीचे वाले इंडक्टर में भी दिखेगी। मतलब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और वो इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस से सेम आनी चाहिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को तो रिप्लेस आप वहीं पे ही कर रहे हो। जैसे अगर आप इन टर्मिनल्स को अगर सोचो, मैं कुछ नाम दे दूं, लेट अस कंसीडर दिस एज टर्मिनल ए एंड दिस एज टर्मिनल बी। तो आप टर्मिनल ए और बी के बीच में ही तो आपने इसको लगाया है, इस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो इंडिविजुअल इंडक्टर्स है उनके लिए भी सेम चाहिए, और साथ साथ में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस से आप रिप्लेस करोगे उसके लिए भी सेम चाहिए। बट अब जब भी हम करंट को डिवाइड करेंगे जैसे पैरेलल ब्रांचिंग में, तो आप ऑब्वियसली सोच सकते हो कि इधर एक करंट I1 जाएगा और इधर एक करंट I2 जाएगा। I1 I2 की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे हम, हाउ डू वी फाइंड आउट I1 I2 का वैल्यूज? अगेन सेम लॉजिक कि आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों का जो इंड्यूस ईएमएफ होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अब इंड्यूस ईएमएफ अगर सेम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी आपकी सेम आनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में टाइम इंटरवल तो सेम ही है, इसका मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। और याद करो, जब अगर मैंने करंट जीरो से स्टार्ट किया है तो दोनों का इनिशियल फ्लक्स जीरो रहेगा। तो चेंज इन फ्लक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका मतलब फाइनल फ्लक्स की बात कर रहे हो। जो भी फाइनल फ्लक्स है मतलब इस मोमेंट पे जो भी फ्लक्स दिख रही है वो आपको सेम दिखानी पड़ेगी। तो इसी लॉजिक से मैं बेसिकली यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैं टर्मिनल ए बी के क्रॉस कैलकुलेट करूँ तो ये बेसिकली आप -d φ1/dt भी लिख सकते हो। इसको आप -d φ2 बाई dt भी लिख सकते हो। और इसको आप, अगर मैं इसकी फ्लक्स को मान लो यहाँ पे फाई कह रहा हूँ, इसकी फ्लक्स को फाई कह रहा हूँ, तो इसको आप -d φ/dt भी लिख सकते हो। और dt वाली टर्म ऑलरेडी सब में सेम है, तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ये भी ड्रॉ कर सकते हो कि φ1 की वैल्यू, φ2 की वैल्यू और फाई की वैल्यू ये तीनों से सेम आनी चाहिए। सबको ये लॉजिक समझ आ गई जो मैंने आपको बताई है? हाँ सबको? सर। ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देखो। ये जो फर्स्ट वाला इंडक्टर है ऊपर में L1 दिख रहा है, उसकी जो फील्ड है ये चेक करो। उसकी फील्ड अगर ऐसा मान रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, नीचे वाला जो इंडक्टर ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको सिमिलर फील्ड ही मानना पड़ेगा। तो नीचे वाले का अगर मैं फील्ड दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं कि मैंने इस तरफ भेजा,
ऐसा। यही फील्ड लाइंस देखो जब ये घूम के दूसरे वाले कॉइल में पास करेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लाइंस पास करेंगे। क्या आप इसका डायरेक्शन देख रहे हैं? ये उल्टा हो जा रहा है इसमें, दूसरे वाले कॉइल के लिए उल्टी हो जा रही है। डू यू सी दैट? यस सर। यस। ये सबको दिखाई दे रही है। यस सर। तो इसमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करके निकालना पड़ेगा, राइट? तो हाँ ये सर। फाइव वन लिखेंगे हम, तो फाइव वन को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते थे? फाइव वन वन माइनस ऑफ फाइव वन टू। क्या आपको सिंबल समझ आ रहा है? ये सब हाँ सिंबल्स सर। यूज किए हैं। फाइव वन वन का क्या मतलब है? सेल्फ फ्लक्स, है ना? यस सर। और फाइव वन टू क्या है? लाइक वाइज जब आप फाइव टू लिखोगे तब क्या लिखोगे आप? फाइव टू टू माइनस ऑफ फाइव टू वन। आपको बात समझ आ रही है? यस। यस सर। और ये वाली वैल्यू को आप लिख सकते हो, दिस इज जस्ट फाइव अभी रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एल वन इंटू आई वन माइनस ऑफ एम इंटू आई टू। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? एल टू इंटू आई टू माइनस ऑफ एम इंटू आई वन। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एल इक्विवेलेंट इंटू आई मिलेगा। देखो आप सब अग्री कर रहे हैं कि नहीं इस इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से? क्या आप सब अग्री कर रहे हैं? हाँ हाँ। सर। सभी कोई अग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो ये एक रिलेशन मिला हमें। एक और रिलेशन हमें ये पता है किरचॉफ के करंट लॉ से, कि आई की वैल्यू हमारी हमेशा आई वन प्लस आई टू आनी चाहिए, है ना? ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन्हीं इक्वेशन को यूज करके देखो, अब हम एल इक्विवेलेंट को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, लेट अस डू समथिंग। सबसे पहले हम इससे प्रोसीड करते हैं, ये वाली रिलेशन को पहले यूज करते हैं। इससे एटलीस्ट हम ये फाइंड कर पाएंगे कि एल वन, सॉरी, आई वन और आई टू आपस में कैसे रिलेटेड है, उससे हम उसको रिलेट कर पाएंगे। देखो यहाँ से इससे प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एल वन प्लस एम इंटू आई वन शुड बी एल टू प्लस एम इंटू आई टू। ठीक है। तो यहाँ से हमने आई वन और आई टू को तो रिलेट कर लिया है। तो अब हम ये आई वन आई टू के रिलेशन को सेकंड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो भी रिलेट हो जाएगा। हाँ सही है, आई आई और आई वन आई टू को भी रिलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो ये वाले रिलेशन को फर्दर यहाँ यूज करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? आई वन प्लस आई टू, और आई टू को लिख लें यहाँ पे, तो आएगा एल वन प्लस एम बाई एल टू प्लस एम इंटू आई वन हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है, एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम डिवाइडेड बाई एल टू प्लस एम, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ आई वन हो गया। अब ये वाले रिलेशन को मैं वहां पे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। सो देयरफॉर अब हमारे पास जो रिलेशन आ रही है, एल वन आई वन माइनस ऑफ एम इंटू आई टू, और आई टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल वन प्लस एम डिवाइडेड बाई एल टू प्लस एम इंटू आई वन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एल इक्विवेलेंट इंटू आई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सब रीअरेंजमेंट ही बचा और कुछ नहीं, कंसेप्चुअली जो करना था वो सब कर चुके हैं। अब यहाँ रहेगा आपके पास एल वन एल टू प्लस एल वन, एक मिनट रुकिए। ओके, रीअरेंज कर रहे थे हम। सो एल वन एल टू प्लस एल वन एम माइनस ऑफ एम इंटू एल वन माइनस ऑफ एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, दिस इज एल टू प्लस एम इंटू आई वन इज इक्वल टू एल इक्वेलेंट इंटू आई। और आई की वैल्यू को मैं यहाँ से पिकअप करके डाल देता हूँ। दिस इज, नहीं यहाँ से नहीं, इस लास्ट लाइन से डाल देता हूँ यहाँ से। सो दिस इज एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम डिवाइडेड बाई एल टू प्लस एम मल्टीप्लाइड विथ आई वन। सही आ रहा है ना? देख लें बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये एम इंटू एल वन तो कट जाएगा, और यहाँ पे आ सीधी आपके पास एल वन एल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये आई वन भी कट जाएगा, और यहाँ पे एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम इज इक्वल टू एल इक्वलेंट आ गई है। दैट्स इट। ये अब आपके पास एंड रिजल्ट हो गया एल इक्वलेंट का।
बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस बाकी रिजल्ट, इसको रिजल्ट को मेमोराइज करने का कुछ नहीं है, ठीक है। डोंट डोंट थिंक कि आप ये रिजल्ट को मेमोराइज करने की जरूरत है। अगर चाहें तो मेमोराइज कर ले, बट जस्ट कंसेप्ट को याद रखो कैसे यूज करना है, क्योंकि इस पे बेस करके क्वेश्चंस ऐसे सच आए नहीं हैं जहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को उन्होंने यूज करके डिराइव कभी करवाया हो। बट ठीक है, ऐसा कुछ अनोखा चीज़ नहीं है जो आप डिराइव नहीं कर सकते खुद से। आप चाहें तो इसको याद रख लें। अगर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर एम की वैल्यू को हम जीरो ले लें, एम की वैल्यू को जीरो ले लें मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करें, देखो तो तब एल इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? अगर एम को जीरो ले ले तो कितनी आएगी बताओ? L1 L2 by L1 plus L2। और क्या वो मैच कर रहा है हमारे रिजल्ट से? हाँ यस। सर। है ना, क्योंकि हाँ हमने सर। जो यस। एग्जैक्टली वही था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मेमोराइज कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे से मेमोराइज करना कर सकते हैं तो। बट अदरवाइज इसको मेमोराइज करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस कंसेप्चुअली याद रखो, क्योंकि ये रेयरली यूज कंसेप्ट है। बट नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, बट आज तक कभी इसके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए नहीं है। बट यू नेवर नो, आपके बैच में पहली बार आ जाए। आई होप सबको समझ आ गया कैसे करना था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसी ने भी किया नहीं है, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट भेजा ये क्वेश्चन को छोड़ के ही अटेम्प्ट भेजा है। जैसे सो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक सर्किट भी बनाएंगे हम, ठीक है। एन ऑसिलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1। ऑसिलेटिंग सर्किट है जिसमें कैपेसिटर C का दे रखा है और इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L दे रखी है। तो एक कैपेसिटर ले लिया मैंने C का, और इसी के साथ एक इंडक्टर ले लिया है जिसकी इंडक्टेंस L1 दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बोला उन्होंने द इंडक्टर इज इंडक्टिवली कनेक्टेड। इंडक्टिवली कनेक्टेड मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में, जहां पे एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे के थ्रू पास कर रहा होगा। इंडक्टिवली कनेक्टेड विद अ शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L2, मतलब यहाँ पे आपको एक और इंडक्टर कंसिडर करनी है। इनके बीच में कपलिंग है, इसलिए मैं एक वर्टिकल लाइन दिखा दे रहा हूँ। जस्ट ये आपको याद है किसका सिंबल है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांस। ट्रांसफार्मर की। और ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है, ध्यान देना, ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड है मतलब यहाँ पे इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना है। ये है सिचुएशन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, अभी चेक करो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अच्छा आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M, मतलब इस पेयर में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है उन्होंने। इफ इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज Q एंड स्विच इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे कहीं एक स्विच बना देते हैं और ये T इक्वल टू 0 पे ही क्लोज दिखा देते हैं। तो पहले यहाँ पे चार्ज है आपकी +Q और -Q की। अब वो कह रहे हैं फाइंड द करंट इन द इंडक्टर L2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बस अब स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो डिस्चार्ज करेगा ही, ये एलसी ऑसिलेशन का डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है ना, यस सर। है हाँ ना। सर। सर्किट सर्किट में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एलसी ऑसिलेशन होगी। तो ये चार्ज घटेगी या बढ़ेगी अभी फिलहाल के लिए? मैक्सिमम चार्ज से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली चार्ज घटेगा ही। हटेगी। तो ये चार्ज को मैं यहाँ पे क्यू मान लेता हूँ। तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली अपनी क्या हो जाएगी, -Q हो जाएगी। तो बेसिकली करंट आपकी इधर फ्लो कर रही होगी, इस करंट को हम यहाँ पे I1 कह सकते हैं, मतलब इंडक्टर L1 में जो फ्लो कर रही है उसको I1 कह लिया। ये I1 की वैल्यू को मुझे क्या लिखना चाहिए, dQ/dt या -dQ/dt? -dq/dt। -dQ/dt। क्योंकि चार्ज घट रही है इसलिए -dQ/dt। अगर मैंने ये एरो अगर उल्टा दिखाया होता, अगर इधर दिखाया होता तो प्लस हो जाता। प्लस हो जाता है। प्लस हो। आपको ये सिंबल समझाए थे ना मैंने, हाँ कि सर, अगर चार्जिंग कैपेसिटर है, ये +Q है, ये -Q है, और आप अगर करंट इधर दिखाते हो, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? सर चार्ज। चार्ज। चार्ज हो रहा है, तब उस चार्ज। आप इस करंट को dQ/dt लिखते हो। बट अगर ऐसा दिखा रखा है यहाँ +Q और यहाँ -Q, और मैंने करंट इधर दिखा रखा है, इसका मतलब मैं डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, तब उस केस में आपको करंट की वैल्यू को -dQ/dt लिखनी होती है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जैसे आपको पहले भी बताया, बट एक बार रिवाइज करा दिया आपको। अब इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी, सोचो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी, पहले वाले कॉइल से जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी, ये फील्ड लाइन इधर से निकलेगा और ये फील्ड लाइन जाके इसमें एंटर करेगा, ऐसा कुछ। आई होप सबको समझ आ रही है।
बट एक चीज आप ध्यान दो, जो सेकंड वाला इंडक्टर है, सेकंड वाले इंडक्टर में करंट मतलब ये फ्लक्स तो एंटर कर रहा है और ये फ्लक्स टाइम के साथ बदल भी रहा है। बट एक चीज सोच के देखो, जो L2 वाला इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किटेड है। अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो क्या उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ सकती है? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस कभी आ ही नहीं सकती है। अब अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता, तो क्या उसके अक्रॉस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकती है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट? नो। हाँ सर। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या उसमें हम फ्लक्स को बदल सकते हैं? इस L2 वाले इंडक्टर में क्या हम फ्लक्स को बदल सकते हैं? नहीं सर। नहीं। नहीं। और L2 में फ्लक्स कैसे नहीं बदले? अगर इसमें L1 ने एक म्यूचुअल फ्लक्स क्रिएट किया है L2 के थ्रू, तो L2 खुद का एक सेल्फ फ्लक्स क्रिएट करेगा, इसका मतलब है, यस राइट? जो कि यस सर। के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हमने यहाँ पे अब करंट जो दिखाना है वो कैसा दिखाना पड़ेगा, इस तरफ कुछ दिखाना पड़ेगा हमें, राइट, ये I2। और हाँ इसकी अब फ्लक्स जो होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी। क्या आपको बात समझ आई? क्या आप सबको यस। बात समझ आई है? यस सर। यस सर। यही फील्ड लाइन फिर घूम के इधर से भी जाएगा। इस क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बाइडायरेक्शनल कोएफिशिएंट होती है, तो जो पहले में होगा वही तो दूसरे में भी होगा। मतलब तो अगर फर्स्ट कॉइल का फील्ड लाइन दूसरे के थ्रू पास कर रहा है, तो दूसरे कॉइल का भी फील्ड लाइंस आपका फर्स्ट के थ्रू पास करेगा, ये तो पक्का ही है। आई होप आप सबको बात समझ आ रही है। ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटेड वाली जो बात दी हुई थी, क्या उसका इंपॉर्टेंस समझ आया आपको? हाँ सर। ठीक है। तो हमने सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करिए, ये इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो एज L2 वाला जो इंडक्टर है इज शॉर्ट सर्किटेड, this implies induced EMF across it, this has to be zero, and therefore phi 2 has to be constant। और कांस्टेंट मतलब इनिशियल वैल्यू से मैच करनी चाहिए, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? जीरो ही थी ना? थी या हाँ नहीं थी? हाँ कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू से मैच करनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू तो जीरो ही है। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं कि फाई टू में एक तो फाई टू टू होगा, और क्या होगा, फाई टू वन होगा, इसी का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। सही लिखा हमने? हाँ सर। सर। तो इससे हमें क्या मिला, L2I2 माइनस ऑफ M इंटू I1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ आई आप सबको? हाँ सर। ये यस। होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सबको क्लियर है? अब हमें क्या करना है, केवीएल लगा लेना है इस फर्स्ट सर्किट में। फर्स्ट सर्किट का केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, देखो एक बारी। केवीएल इन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। चेक करो, मैं नीचे वाले एंड से कैपेसिटर के लोअर पोटेंशियल वाले प्लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है? तो माइनस ऑफ क्यू बाई सी, सॉरी, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो क्यू बाई सी सिंपली माइनस ऑफ d φ1 बाई डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है। यस सर। अब फाई में क्या सिर्फ सेल्फ फ्लक्स आएगा या फिर म्यूचुअल फ्लक्स भी आएगा? म्यूचुअल फ्लक्स होगा। म्यूचुअल म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स। फ्लक्स है। ध्यान रखना, अगर आप बेवकूफ़ी होगी, अगर मैं सिर्फ L1 इंटू डी आई बाई डी टी करके छोड़ दूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स भी आपको लेना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में वही लिख रहे हैं हम, तो क्यू बाई सी माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, ये फाइव फाइव की वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना आप। L1 इंटू I1 माइनस ऑफ M इंटू I2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो आपको इक्वेशन समझ आई है? हाँ सर। माइनस क्यों किए तो ऑब्वियस है, यस सर। ठीक है, यस। उसको और एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। सो क्यू बाई सी माइनस ऑफ L1 इंटू डी I1 बाई डी टी, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M इंटू d I2 बाई डी टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। हो गया, करेक्ट है? यस। हाँ तो सर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाली मतलब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो एलसी ऑसिलेशन के लिए मुझे बेसिकली किसको किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, ये है चार्ज और ये है इसका करंट। ये करंट को तो ऑलरेडी हम माइनस डी क्यू लिख चुके हैं, राइट, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं ये क्यू और ये I1 के बीच का रिलेशन फाइंड कर लूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे फिर I1 को माइनस ऑफ डी क्यू सब्सिट्यूट करके मैं क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकता हूँ, राइट? एलसी ऑसिलेशन में बेसिकली क्या है, आपको यही तो करना पड़ता है ना, कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज
उस नेगेटिव ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल प्रूव कर पाए। क्या हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है या नहीं रहता? हाँ सर। राइट। हाँ इसमें मुझे अब किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो? क्या मुझे इसको एलिमिनेट करना है या इसको एलिमिनेट करना है? किसको एलिमिनेट करना है? सर, di2 by dt। आई आई टू बाई डी टी। या और आई टी इसको एलिमिनेट करने में कौन हेल्प करेगा हमें? सर वो सेकंड इक्वेशन। टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। ये आपको दिख रही है? क्योंकि आई टू की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है मुझे, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इसको। तो देखो वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू बाई सी माइनस ऑफ L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी एन प्लस एम इंटू, अब ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा एम बाई L2 इंटू डी आई वन बाई डी टी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप सबको समझ आई है। दिस यस इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने बस वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ना, मैंने वो हिंट में दे दिया, ठीक है। अब इसी को रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आएगा? डी आई वन बाई डी टी, अगर ये कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाएगा आपके लिए, ये टर्म एल एच एस में ले जाएं तो ये माइनस ऑफ क्यू तो रह जाएगा, फिर बाई सी रहेगा, और यहाँ पे आपके पास रहेगा L1 माइनस ऑफ एम स्क्वेयर बाई L2। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? L1 माइनस एम स्क्वेयर, है ना, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया शायद। ये मैं क्यू बाई सी को आरएचएस में लेके गया तो माइनस क्यू बाई सी रह गया, ये इधर प्लस और इधर माइनस रहेगा। अब देखो ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर, हाँ ठीक। सर। अब आई वन की वैल्यू कितनी है? माइनस डी क्यू बाई डी टी, उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं डी टू क्यू ओवर डी टी टू, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये तो नेगेटिव एक आरएचएस में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई, वापस से देखो, दिस इज सी इंटू L1 माइनस ऑफ एम स्क्वेयर बाई L2 इंटू क्यू, विच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज, इसको लिख सकते हैं L2 बाई सी इंटू L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वेयर विथ अ नेगेटिव साइन इंटू क्यू। क्या हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या उसको नेगेटिव ऑफ क्यू के साथ प्रूव कर दिया प्रोपोर्शनल? हाँ यस। यस राइट। सर। ये तो एसएचएम का ही कंडीशन है। सो देयरफॉर क्यू वेरीज सिंपल हार्मोनिकली, ये तो कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। एंड देयरफॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी? रूट अंडर ऑफ L2 बाई सी टाइम्स ऑफ L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वेयर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने शायद, अच्छा नहीं, उसने पूछा था फाइंड द करंट इन द इंडक्टर L2 एट टाइम t। क्या हम निकाल पाएंगे L2, ये I2 की वैल्यू निकाल पाएंगे इस इक्वेशन से? हाँ। हमें I1 बस चाहिए यहाँ से। एक बार जस्ट वो कंक्लूड कर लेते हैं वहां पे। सो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू लिखूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या होगा? ये सिंस चार्ज ने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करी थी, तो कैपिटल Q इंटू क्या लिखना पड़ेगा हमें? कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना? कॉस क्यों लिखा, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर। क्योंकि चार्ज ने सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो अगर मैं I1 लिखूंगा तो I1 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, और इससे मिला आपको Q, और कोसाइन का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो Q इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ये तो I1 मिल गया, एंड देयरफॉर अब हम I2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो I2 कम्स आउट टू बी, वो इक्वेशन का हेल्प लेंगे, I2 इज m इंटू आई वन बाई L2। सो m इंटू आई वन बाई L2 कर लेंगे। अब I1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, सो दिस बिकम्स m बाई L2 इंटू क्यू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स द करंट का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई होप सबको समझ आई है। यस। हाँ सर। हम्म। एक मिनट, जस्ट सेकंड। ओके एक बार जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था ना। A solid non-conducting disk of mass m and radius r has a total charge q is uniformly distributed on its surface. So डिस्क है और उसके पूरे सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क भी है। Okay. A light thin string is wound
अराउंड द डिस्क इज कनेक्टेड टू अ लाइट पुली P1। डायग्राम में बहुत ही क्लियरली मार्क्ड भी है। ये पुली P1 है और ये डिस्क से ये रस्सी को घुमा के फिर इधर से पुली P1 से कनेक्ट कर दिया। अ ब्लॉक ऑफ सेम मास पे है, ब्लॉक ऑफ सेम मास रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस। ये सरफेस हमें स्मूथ भी दे रखा है, दिस इज स्मूथ। चलो, now a uniform magnetic field is given by B equal to B naught T perpendicular into the plane of the paper is switched on. The surface on which the disk lies is sufficiently rough to ensure pure rolling। मतलब ये वाली surface आपकी रफ है, यहाँ पे प्योर रोलिंग आपको करवानी है। अब उसके बाद फिर कुछ चीज़ें वो पूछ रहे हैं आपसे कि टेंशन इन स्ट्रिंग वुंड अराउंड द डिस्क कितनी होगी। ये सब चीज़ें सभी हम फाइंड करेंगे। पहले थोड़ा सा डायनेमिक समझने की कोशिश करते हैं। हाउ विल दी सिस्टम मूव, क्यों मूव करेगा, पहले ये तो समझना है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसने अंदर की तरफ दे रखा है, पूरे डिस्क के प्लेन में अंदर की तरफ का फील्ड है। अब अगर अंदर की तरफ का फील्ड है और ये फील्ड टाइम के साथ देखो बढ़ रहा है, तो फील्ड के टाइम के साथ बढ़ने से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, राइट? क्या हमें पता है क्या? यस। और ये इस पूरे रीजन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, उन चार्जेस पे एक टॉर्क लगाएगा, राइट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक टॉर्क Yes, लगाएगा। sir. और उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। जैसे ही घूमने की कोशिश करेगा तो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से यहाँ पे स्लिप करने की कोशिश करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसी की वजह से बेसिकली फ्रिक्शन आपका क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। इस ये फ्रिक्शन देखोगे तो इस डिस्क के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसको क्या करेगा, ये पुश करके इधर धक्का देने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से अब ये स्ट्रिंग भी टाइट होगा तो इधर भी फोर्स जनरेट हो जाएगा। और ये स्ट्रिंग अगर टाइट हो गया तो इससे कनेक्टेड यहाँ पे ये भी टाइट हो जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली ये भी टाइट हो जाएगा, फिर ये भी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। क्या आपको समझ आया कि एटलीस्ट मोशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है? यस। Yes, sir. ठीक है, बाकी अब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके समझ आएगा हमें, ठीक है? एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसके सेंटर की एक एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसकी एक्सेलरेशन को हम ए मान लेते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा चूज कर लेते हैं, ठीक है? प्योर रोलिंग ऑलरेडी उसने क्या रखा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो स्लिप कर नहीं सकती है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा आर होनी चाहिए ना, यस। राइट? तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, अल्फा आर मिलेगी। तो पहली कंडीशन तो यही है हमारे लिए, नो स्लिपिंग की कंडीशन। वो पहले लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारी अल्फा आर से मैच करनी चाहिए, ये हमारा पहला कंडीशन होगा। दूसरा, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, ये वाली पॉइंट, ये कितने से मूव करेगी, 2a से करेगी या नहीं, हाँ सर। हाँ राइट? सर। ये वाली पॉइंट आपकी 2a से मूव कर रही है और यहाँ का जो टेंशन है बेसिकली उसको इधर खींच रहा होगा, ठीक है? यही सेम टेंशन आपको क्या करना है, यहाँ तक तो दिखाना है। यहाँ पे भी आपका वही सेम टेंशन आपका टी आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इधर इस ब्लॉक से टी ले लेते हैं तो उधर टू टी ले लेंगे। ये वाली टेंशन को मैं टी ले लूँ तो यहाँ पे 2t लिख सकते हैं ना, देखो तो, लिख सकते हैं। यस। और वही 2t को मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है? यही 2t आपका यहाँ पे भी है। अब ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है अपने को नहीं पता, तो ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन को भी कुछ एक मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर इसकी एक्सेलरेशन आपकी ए डैश है, ठीक है? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, बता सकते हैं? व्हाट इज द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? ये देखो 2a इस एंड की और इस एंड की कितनी है, ए डैश, और ये टी से कनेक्टेड है और ये 2t से कनेक्टेड है। क्या आपको दिख रहा है कंस्ट्रेंट? यस सर। क्या लिखे बताइए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बताओ, क्या लिखे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? A dash equals to 4A. 2t इंटू 2a, हाँ हाँ. दिस शुड बी t इंटू ए डैश, राइट? Yes. इसका मतलब ए डैश की वैल्यू बेसिकली हो गई है 4a। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है? अब अब फ्रिक्शन वगैरह की भी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन भी इस तरफ आएगी। अब अगर मैं डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई नेट फोर्स आएगा क्या? विल देयर बी एनी नेट फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? No sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्कुलर है ना, हाँ। राइट? आप अगर देखोगे ध्यान से, जैसे ये हमारा डिस्क
ये सरफेस, और इसमें अंदर की तरफ का फील्ड दे रखा है उसने। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसकी रेडियस है आर, और फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो किया है। ये इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर यहाँ पे एक पतली सी रिंग चूज की जाए, पतली सी रिंग सोचो, इस पतली सी रिंग में जितने भी एलिमेंटल चार्जेस होंगे उन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा अलोंग द टेंजेंट। ऐसे कुछ होगा ना। डू वी नो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? अगर ये रेडियल डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है, कितनी होती है? R/2 आर dV by बाई टू डी डी बाई। वेरी गुड, R/2 × dB/dt। अगर आपको डिराइव नहीं करना पड़ रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मली बेवकूफ़ की तरह सब डिराइव कर करके बैठ के रख करते हैं। आपको नहीं करना है डेरिवेशन, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे अगर आप बाकी सबसे लीड लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे अटेम्प्ट भेजा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बैठ के डिराइव किया है उन्होंने, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। dV/dt की वैल्यू अब ऑलरेडी आपको b की वैल्यू B0 × T दी थी, तो dV/dt अपना B0 हो जाएगा। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये हम थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डी टॉर्क क्रिएट होगा, डी टाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी टाउ क्यों कह रहे हैं, डी टाउ क्यों कह रहे हैं, वाई वी सेइंग सर दिस? वो उस एलिमेंटल रिंग के लिए। वो एलिमेंटल रिंग के लिए लिख रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? उस चार्ज dq को, मतलब उसमें जो भी चार्ज था उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा अपने को? फोर्स मिलेगा। और फोर्स के साथ जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपका स्मॉल आर है इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा, राइट। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? तो अगर अपने को नेट टॉर्क चाहिए तो बस इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक ये टॉर्क सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रखना, नेट टॉर्क नहीं है, क्योंकि नेट टॉर्क में तो टेंशन और फ्रिक्शन उनकी रोल भी आएंगी। तो अभी अभी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? चार्जेस, उसमें क्या दिया होता है, शायद सिग्मा दिया था या क्यू दिया था, क्यू दिया होता। तो इसको लिख सकते हैं Q/πr² × 2πr × dr, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R/2 × B0, और इसके साथ एक और मल्टीप्लाई हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू भी कैंसिल आउट हो गया, और ये मिला आपको B0 × Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R², और यहाँ पे एक आर, दो आर, तीन आर, मतलब R³ × dr आ रही है। और अब अगर अपने आप को टोटल, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना था ना, सॉरी, इसको इंटीग्रेट करना था, और ये dr का लिमिट, r का लिमिट बेसिकली जीरो से लेके कैपिटल R तक, तो यहाँ पे भी आपको जीरो से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर लेना है। तो r का पावर 4/4 आएगा, तो नीचे का R² कट जाएगा। सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास B0 Q × R²/4 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड, इसकी नहीं, अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। सो दिस इज टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज नेट टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके लिए नेट टॉर्क का इक्वेशन मुझे कहाँ से लिखना चाहिए, बता सकते हैं? इसके लिए नेट टॉर्क का इक्वेशन हमें कहाँ से लिखना चाहिए? center of mass। सेंटर ऑफ मास से, क्यों इस पॉइंट को हम प्रेफर नहीं कर सकते? सर accelerated है। क्या Let's पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सेलरेटेड है? हाँ? क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सेलरेटेड है? बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सेलरेटेड है क्या? pass। कैसे, कौन सा एक्सेलरेशन है बताओ उसके पास? सर frictional force है। फ्रिक्शनल फोर्स है तो एक्सेलरेटेड हो गया, वाह। कौन बोल रहा है ये? सर आइनिश। हम्म। सर आइनिश। आइनेश, मतलब फ्रिक्शन अगर लग रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेटेड है। तो ये जो नो स्लिपिंग का कंडीशन, ये जो A = α लिख रहे हैं, ये किस लिए लिख रहे हैं? सॉरी, तो बोल रहा हूँ, वो उस पॉइंट से लिख सकते हैं हम लोग। तुम नशा कर रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अनएक्सेलरेटेड है, बट एक चीज जो जेनुइनली आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है,
कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है ये कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये कहाँ से टॉर्क कैलकुलेट किया है? with respect to center. center of सेंटर से, राइट? तो अगर मैं ये टॉर्क सेंटर से कैलकुलेट किया है तो क्या मैं जब यहां से नेट टॉर्क निकालूंगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क बदल जाएगा? सोच के बताओ। अगर मैं यहां से अगर टॉर्क कैलकुलेट करूं, नेट टॉर्क, तो ऑब्वियसली मुझे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लिखना ही पड़ेगा। तो जब वो लिखूंगा तो क्या वो एक्सप्रेशन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बताओ। आपको एक चीज याद है कि टॉर्क ड्यू टू अ कपल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि हम कहाँ से टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा और ऐसा एक पेयर ऑफ फोर्स है, क्या ये मैटर करता है कि आप कहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करें? जैसे यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स के लिए ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R2। जब आप नेट टॉर्क लिखोगे तब क्या लिखोगे? ये फोर्स और ये फोर्स है, ठीक है? तो F × R2 माइनस ऑफ F × R1। तो ये F इंटू क्या आ गया? R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 तो ये वाला डिस्टेंस है जो कि L है। तो ये क्या हो गया? F × L हुआ या नहीं हुआ? क्या ये डिपेंडेंट ऑन दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है? No, sir. नहीं। तो यहाँ पे तो मैं कपल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या कपल नहीं जनरेट हो रहा है? आप ध्यान से देखो तो इस एग्जांपल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे फोर्स लगाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर फोर्स लगाएगा, क्या ये एक कपल ऑफ फोर्स है ये दोनों? हाँ सर। आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर. ठीक है। yes sir तो इवन दो वी कैलकुलेटेड दिस टॉर्क by sitting at the center of mass because that is a convenient point for us, but this same torque is applicable, this net torque that we have obtained over here, this same torque is applicable if we are at fixing our reference frame at this particular contact point. इससे एडवांटेज क्या होगा ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, आना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो ये जो अननोन फोर्स फ्रिक्शन है उसका टॉर्क मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। डू वी रियलाइज दैट और Yes, नॉट? sir. yes Yes. sir राइट, तो ये तो मेरे लिए एडवांटेज yes हुआ। sir ठीक है, तो मैं वही चीज करूंगा अब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो तो एंटी क्लॉकवाइज है जो कि आपके एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। बट ये जो 2T है उसका टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन को लिखते वक्त। ठीक है, तो मैं वही चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। अभी ध्यान दो आप, ठीक है? सो फॉर डिस्क टाउ नेट अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दैट शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू अल्फा। सो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज B0 × Q r² / 4। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क है, माइनस ऑफ 2T इंटू 2R। 2T टेंशन था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2R है। तो ये टॉर्क हो गया एंड दैट शुड बी 3/2 mr² इंटू अल्फा, अल्फा विच इज A/R। देखो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है? समझ आ रही है सबको? Yes, sir. यहाँ का एक आर तो गया और एक आर और हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है B0 Q × R माइनस ऑफ 8T, नहीं 16T हो जाएगा, 4 4 16, 16T इज इक्वल टू 6ma। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। और एक लास्ट इक्वेशन अब हमें लिखना है इसके लिए, ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए क्लियरली आप देख सकते हैं T इक्वल टू क्या है? ma' है, बस उसको लिख लो अब यहाँ पे। सो फॉर ब्लॉक T हैज टू बी इक्वल टू m × a'। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बस इनको रिलेट कर लेते हैं। ए और A' के बीच में क्या रिलेशन था, आपने ध्यान दिया था? जो स्ट्रिंग कंस्टेंट लिखा था हमने, A' वॉज 4a, उस कंडीशन को यूज करो। एज A' इज इक्वल टू 4a, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो T/m विल बी 4 टाइम्स ऑफ a विच इज B0 Q × R माइनस ऑफ 16T बाई 6 टाइम्स ऑफ m। ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से चला गया, ये 3 से चला गया, और आपको मिल रहा है 3T इज इक्वल टू 2B0 Q R माइनस ऑफ 32T। सही है, 3
16 32, ठीक है। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू मिल रही है आपको 2b0 इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई 32 और 3 35, 35। सही है ना? ठीक है। 2b0 क्यू r/35। एक क्वेश्चन में हमें टेंशन भी निकालना था, देखो। अरे, कहाँ गया? कुछ छूट गया क्या मेरे से? सर पूरा नंबर थ्री ऑप्शन कट नंबर जाएगा थ्री सेकंड वाला से थर्ड ऑप्शन। सर वो थर्ड ऑप्शन थोड़ा थर्ड। टू थर्ड की मांग ऑप्शन रहा है होगा आपसे। सर। ओ अच्छा अच्छा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड है, सही है। ठीक ठीक। मैं तो दिमाग ही खा रहा खराब हो गया, मैंने को लगा फिर कैलकुलस मिस्टेक कर दिया। ठीक है, चलो, आई होप आप सबको समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हुए। कंस्ट्रेंट कैसे लगा रहे हैं वो भी रिवाइज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट रिवाइज हुआ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो रिवाइज हुआ। ये रिवाइज हुआ कि कि अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में वही आएगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे रिवाइज हुए हैं। इस क्वेश्चन को अगर कोई ग्राउंड फ्रेम से करता तो थोड़ा और लंबा होता, क्योंकि उसको फिर फ्रिक्शन का वैल्यू इन्वॉल्व होता, और फ्रिक्शन का वैल्यू अगर इन्वॉल्व होगा तो ट्रांसलेशन का इक्वेशन भी लिखना पड़ता। तब आप डिस्क का ट्रांसलेशन का इक्वेशन भी लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वहां से फ्रिक्शन को आपको एलिमिनेट करना पड़ता, जो कि मुझे नहीं करना पड़ा। चलो ठीक है, टेंशन तो मिल गया है। वंस यू हैव गॉट टेंशन, अब तो सारी चीजें मिल जाएगी। हम यहाँ से सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करके सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश मिल जाएगा तो ए मिल जाएगा, और ए मिल जाएगा तो हमें अल्फा भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वही लिख लेते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं ए डैश निकाल लूँ यहाँ से, ए डैश दैट बिकम्स t/m, एंड ये हो जाएगा आपके लिए 2b0 क्यू r डिवाइडेड बाई 35 टाइम्स ऑफ m। एंड ये ए डैश की वैल्यू अपने को पता है 4a के इक्वल है। सो देयरफॉर, अच्छा 4a, और a की वैल्यू अल्फा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू आर। एंड देयरफॉर आर बिकम्स, ये हो जाएगा b0 इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 70 m r। अच्छा, आर तो कट जाएगा, ये आर आर कट गया, तो ये हो गया, ओहो ये अल्फा है ना, कि आर क्यों लिखा हुआ है? b0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 70 टाइम्स ऑफ m, b0 क्यू/70m, b0 क्यू/70m। ये भी थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर गया। फिर नेक्स्ट पूछा उसने एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, ये तो निकाल ही लिया था हमने। कहाँ गया ए डैश? ए डैश आया था 2b0 क्यू r/35m, ये ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर हो गया? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लोगों ने गड़बड़ किया था जब भेजा था मुझे अटेंड। सबको समझ आ गई ना? आगे बढ़ जाए। यस यस सर ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, PYQ ही है। A conducting loop in the shape of a right-angled isosceles triangle of height 10 centimeter is kept such that, अच्छा ये isosceles triangle है, ये ध्यान दें आप, क्योंकि ये सब चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। हाइट दी हुई है उसमें, डायग्राम में भी मार्क्ड है। इज केप्ट सच दैट द 90 डिग्री वर्टेक्स इज वेरी क्लोज टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, मतलब उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, आप यही मान लें। The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. The current in the triangular loop is in counter-clockwise direction. मतलब यहाँ पे उसने कह रखा है इसमें एक काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा तरफ, इस तरफ यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है। और उसमें बता दिया उन्होंने कि इस करंट की वैल्यू को हम, सॉरी, इस करंट की वैल्यू को हम एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। di/dt की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज +10 एम्पियर पर सेकेंड। अब उसके बाद फिर वो कुछ चीजें हमसे जानना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज। अब वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है, ये हम सब पूछ रहे हैं। अब ये चीज़ अगर सोचोगे तो थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, क्योंकि आपको दिमाग काम नहीं करेगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। बट कैसे, देखो, पूरा का पूरा इंडक्शन जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर एक लूप में फ्लक्स चेंज कर रही है तो फिर उस फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो छोटी वाली ट्रायंगुलर लूप आपको दिख रही है, इसमें जो करंट एंटी क्लॉकवाइज में हम दिखा रहे हैं,
तो इसकी वजह से एक फील्ड लाइन आएगी जो बाहर की तरफ आएगी, ये लूप के अंदर। बट यही लूप के बाहर जब जाओगे तो ये फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, राइट? डू वी अंडरस्टैंड दिस? yes हाँ sir, सर। कैसे कह रहे हैं ये? जैसे अगर सोचो, अगर ऐसे सोचो कि ये एक लूप है, सोचो ये लूप है, तो ये लूप में अगर मैं फील्ड करंट ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो आप बोलोगे कि भाई इस तरफ फिंगर्स कर्ल किया, थंब अंदर की तरफ, तो इसका मतलब है इसमें, इस लूप के लिए आप अंदर की तरफ फील्ड लाइन दिखाते हैं। बट ये अंदर की तरफ फील्ड लाइन जो है, इसका मतलब ये फील्ड लाइन जो ऐसे हम दिखा रहे हैं, जो फील्ड लाइन इसमें अंदर एंटर कर रहा है, उसको तो फाइनली घूम के बाहर तो आना ही है, मतलब ऐसे घूम के फिर इधर से तो एंटर करेगा ना। क्या आपको रियलाइजेशन हो रही है? yes यस सर। तो जो फील्ड लाइन यहाँ पे लूप के अंदर आपको दिखता है इस तरफ, वही जब लूप के बाहर देखोगे तो वही फील्ड लाइन घूम के इधर से आ रहा होगा, राइट? है ना? देखो यहाँ से दिख रही है आपको ऐसी, हाँ सर, एंटर कर रही है ऐसी फील्ड लाइन इस लूप के अंदर, बट वही फील्ड लाइन फिर घूम के वापस से ऐसे आएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी सोचो कि ये जो ट्रायंगुलर लूप है हमारे लिए, ट्रायंगुलर लूप ऐसे रखा हुआ है और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखा है, मैंने वायर रखा है, नॉर्मल एक वायर। तो इसमें जब हम यहाँ पे ऐसे बेस में यहाँ पे ऐसे करंट हमने भेजा, तो इसकी फील्ड लाइन बेसिकली मुझे ऐसे दिख रही है, ठीक है? यहाँ से ध्यान देना, मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप बस मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है इसका जो बेस है उसको आप ट्राइंगल के बेस के साथ पैरेलल मानना, ठीक है? मैं अपने हाथ में एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, रुको। ओके, सो मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट भेजा है, तो यहाँ पे इस लूप के लिए अगर मैं देखूंगा तो फील्ड लाइन इधर से निकल रही होगी। यही फील्ड लाइन जो इधर से निकलेगी वो घूम के वापस से इधर से फिर इधर एंटर करेगी, राइट? आपको रिलेशन हो रही है, ऐसे घूम के फिर वापस इधर एंटर करेगी। तो ये जो ट्रायंगुलर लूप हमारा है यहाँ पे, इस ट्रायंगुलर लूप के ठीक ऊपर में देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके साथ कॉन्टैक्ट में यहाँ पे हमने एक वायर रखा है। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो इधर से देखो, इधर से इधर तो घूम रही, अंदर घुस रही है ना, कैन यू सी दैट? यस सर। इस स्ट्रेट वायर के ऊपर में आप जितना भी पॉइंट कंसिडर करोगे, जितना भी पॉइंट कंसिडर करोगे, इस स्ट्रेट वायर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, क्या हर एक जगह पे ये फील्ड लाइन इधर अंदर एंटर ही कर रहा होगा? हाँ सर, हाँ सर। ये आप रियलाइज कर पा रहे हो? तो अब इसके ये वाली एंड और ये वाली एंड तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रही है। तो कैन वी से कि ये इन्फिनिटी वाला एंड ही आपस में इन्फिनिटी से ही ऐसे जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटी से जुड़ा हाँ हुआ है। सर। तो क्या आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लूप दिख रहा है? डू यू सी अ वेरी लार्ज लूप होगा, हाँ सर। विच कंटेन्स दिस पर्टिकुलर साइड, है ना? विच यस सर। कंटेन्स साइड, ठीक है? तो ये वाली स्ट्रेट वायर के साथ आप इनफाइनाइट साइज का एक लूप इमेजिन कर सकते हो, और वो इनफाइनाइट साइज के लूप में बेसिकली फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है और वो बढ़ रही है। तो उसको घटाने के लिए तो उसमें करंट आएगा ही ना। क्या आपको बात यस समझ? सर। हाँ सर, यस। आई होप आप सबको समझ आ रही है, यस सर। ठीक है? तो अब ये बताओ कि इसमें करंट किस तरफ आएगा, इसमें करंट किस तरफ आना चाहिए, इस वायर में करंट किधर आएगा, इधर या इधर? मतलब मेरा बेस लेंथ, बेस में देखो मैंने करंट किधर दिखा रखा है, इधर। तो आपको बस ये दिखाना है कि बस इसमें सेम डायरेक्शन होगा या उल्टा तरफ होगा, सर सेम, सेम। Same direction. क्योंकि फील्ड किस तरफ बढ़ रही थी, याद है? इस तरफ बढ़ रही थी ना, इट वॉज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इसको ऐसा इंडक्शन करना है कि वो इधर का फील्ड को घटाए। तो वो तो एक ही केस में पॉसिबल है, जब ऐसा करंट हम भेजें और इसकी फील्ड लाइन इधर आ जाए, राइट, बाहर की तरफ। डू सी दैट? यस Yes. यस सर। इसका मतलब तो मेरे को करंट इसमें सेम डायरेक्शन में चाहिए, है ना? आइए बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। बट इस तरीके से देखो, मैंने एनालिटिकली तो आपको समझा दिया, बट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना एटलीस्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनफाइनाइट साइज का आप एक लूप इमेजिन करो और उसके बाद उसमें आप इमेजिन कर रहे हो कि भाई फ्लक्स कितनी चेंज कर रही है, तो ये बहुत ही टेडियस काम हो जाएगा। बट एक चीज हमको अच्छी चीज क्या पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी पता है, कि अगर मैं दो लूप कंसिडर करता हूँ, दो कॉइल कंसिडर करता हूँ, तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बाइडायरेक्शनल कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक लूप में आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को अगर रखते हो और दूसरे के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, तो इससे जो फ्लक्स आता है, अब आप दूसरे वाले लूप में वही करंट पास करा दो और पहले वाले के लिए आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, तो वो फ्लक्स सेम ही आता है ना ये चीज? डू वी नो दिस? हाँ इस पे बेस करके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लास में किए थे। तो हम लोग यही एक काम करते हैं, ठीक है? नाउ वी डू एग्जैक्टली सेम थिंग। उसने हमसे ये पूछा है कि ट्रायंगुलर लूप में हमने करंट पास कराया है, डी dt दे दिया है,
और बोल रहे हैं कि वायर में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, आप ये बताओ। हम उल्टा कर लेंगे, हम करंट वायर में दे देंगे और लूप का फ्लक्स कैलकुलेट करके उसी का रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे, तो मुझे ईएमएफ तो मिल ही जाएगी। क्या सबको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, यस sir. ठीक है, तो मैं वही चीज को यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको ध्यान रखनी थी कि प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बायडायरेक्शनल कोफिशिएंट है। सेम करंट अगर आप स्ट्रेट वायर में पास कराओगे तो सेम ईएमएफ आपकी एक ट्रायंगुलर लूप में भी इंड्यूस होगी। तो ऐसी चीज के लिए मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, बस कैलकुलेशन हमें करना है। कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट अस गो टू अ डिस्टेंस एक्स। मान लेते हैं हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और यहाँ पे डीएक्स थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप चूज कर लें। ये थिकनेस हमारे लिए डीएक्स है। ये चेक करो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ आप बता सकते हैं ये लेंथ कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ ओवर हियर? ये लेंथ बताओ कितना होगा? ये देखो, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, राइट? Yes, sir. 2x नहीं हो गया? 2x. हाँ सर। Yes, sir. क्या सबको दिख रहा है ये 2x है? यस सर। ठीक है, Yes, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो आपका 1 होना चाहिए, बस वो ध्यान रखो। तो आपको ये 2x दिख गया है। तो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है, इस पतले से रीजन में जो फ्लक्स क्रिएट हो रही होगी, वो पहले निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी फ्लक्स आ रही है। इसकी जो फ्लक्स आएगी क्या हम लिख पाएंगे? इसकी जो फ्लक्स आएगी डी फाई अगर लिखें, तो डी फाई की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एरिया, एरिया विच इज 2x इंटू डी एक्स। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सर. ये 2x तो कट ही जाएगा आपस में, और अब आपको फाई की वैल्यू मिल गई। सो फाई कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई ओवर पाई इंटू डी एक्स। और अब आप अगर आप डी फाइव नहीं सॉरी ये क्या लिखा है, इंटीग्रेट, सॉरी ये डी फाई है। अब अगर आपको फ्लक्स चाहिए नेट, तो आपको इसी को इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? इसकी हाइट उसने कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो इसको लिखोगे तो आप 0 से लेके 0.1 लिख लोगे, एंड दैट बिकम्स म्यू नॉट आई बाई 10 टाइम्स ऑफ पाई हो जाएगा। ये आपका फ्लक्स हो गया है। अब जैसे ही फ्लक्स मिल चुका है आपको, तो आप माइनस डी फाई बाई डी टी करके आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस सर। कैन वी डू दैट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अब हम वही कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, तो आप माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी कर लें। हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, क्योंकि उसको भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए बेसिकली। तो वही काम हम करेंगे, ठीक है। देखो वहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो हम इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ही निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू की क्या मिलेगी आपको? दिस बिकम्स म्यू नॉट बाई 10 पाई इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। और डी आई बाई डी टी तो 10 ही दिया हुआ था, तो ये दोनों आपस में ही कट गए और ये एग्जैक्टली म्यू नॉट बाई पाई आ गया, देख लो। और ऑप्शन शायद यही था, ये चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इफ द लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर। लूप को आपको वायर के अबाउट ही रोटेट करनी है, एंड एडिशनल ईएमएफ म्यू नॉट बाई पाई इज इंड्यूस इन द वायर। क्या ये सही स्टेटमेंट है? इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? अगर यहाँ पे हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमारा सोचो करंट कैरिंग, No. और यहाँ पे सोचो हमारी वो ट्रायंगुलर लूप है। इसको आप इसी एक्सिस के अबाउट बेसिकली घुमा रहे हो। तो आप अगर इसका साइड व्यू देखोगे, सोचो इसको ऐसे दिखाते हैं, इस व्यू में सोचो आप क्या देखोगे? इस व्यू में व्हाट डू यू सी इन दिस व्यू? इस व्यू में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है बाहर की तरफ, जिसको आप आई कह रहे हो, और इसके ठीक सामने में ऐसा एक ट्रायंगुलर लूप है, या नहीं है? क्या आपको बात समझ आ रही है? yes, sir. जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, सोचो इस वायर के चारों तरफ ऐसे घुमाओगे, डीसी की इसमें कोई फ्लक्स का चेंजेस नहीं आएगा, यस Yes, सर। sir. क्योंकि फील्ड लाइंस तो सर्कुलर ऐसे Yes, sir. कलर में पहले भी कवर किया, आपको याद है, सर। हाँ, राइट? सो इस केस में ये जब हम रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगी। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ट्रायंगुलर लूप, triangular loop around wire, no additional flux change is encountered. No additional flux change is encountered.
and therefore no additional EMF. नो एडिशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका तो गलत हो गया। तीसरा क्या बोला उन्होंने? इंड्यूस करंट इन द वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। ये तो हमने देखा ही था, उल्टा था ना, मैंने सेम डायरेक्शन का था ना, हाँ था ही नहीं था? हाँ सर। ठीक यस है, सर। सेम डायरेक्शन का था, तो ये दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन के हैं, तो वो स्टेटमेंट भी आपका वो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बोला देर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दी वायर एंड द लूप। अब ये रिपल्सिव है या नहीं, वो एक बार कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें तो करंट हमने देखा ही, यहाँ पे भी आपका इस तरफ ही आ रहा है, इसको आई डैश कुछ आप कह सकते हो। इसमें भी आपका वही सेम आई डैश आप इधर फ्लो कराओगे और यही आई डैश आप इधर भी फ्लो कराओगे। ठीक है ना? करेक्ट है? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। अब आप ये सोच के देखो। अच्छा, इसको यहाँ पे एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर से थोड़ा ड्रॉ करना आसान हो। ऑलरेडी बहुत गंदा हो गया डायग्राम, मतलब हौच पौच हो गया। इसमें देखो, इस करंट कैरिंग वायर की, इसमें हमने आई डैश इधर माना है ऐसा। इसमें अगर आप उस करंट कैरिंग जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसकी फील्ड अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिकली सोचो, आप चूज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, आएगी ना? यस सर। राइट। अब आप डीएल क्रॉस बी करो, डीएल क्रॉस बी करोगे तो यहाँ पे जो फोर्स आपको मिलेगी वो इस तरफ मिलेगी, मिलेगी ना? इसको F1 कह लेते हैं और इसको भी F1 कह लेते हैं। बट इधर से जो फोर्स मिलेगी वो अट्रैक्टिव मिलेगी इधर, इसको F2 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? आप देख सकते Yes. हैं जो दो 2F1 मैंने मतलब F1 और F1 दिखाया है, उनका वेक्टर सम तो बेसिकली क्या होगा? अवे फ्रॉम दी करंट कैरिंग वायर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये चेक करो आप, ये वाली एंगल है आपकी 60 डिग्री। तो नेट फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2F1 कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ F2 आएगी, आएगी ना? सर 45 सर डिग्री। आइसोसेलेस ओह ट्रायंगल सॉरी सॉरी 45 सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैंने इक्विलैटरल लेके कर दिया। अयो, 45 होगा, सही कह रहे हैं। ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एक एग्जैक्टली ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली फोर्स तो आपकी मतलब जो 2F1 इंटू कॉस 45 है, जिसको आप √2F1 भी लिख सकते हैं, माइनस F2 करोगे, तो ये वाली फोर्स डेफिनेटली आपकी F2 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, पास है ना? पास है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, हाँ सर। राइट? तो इसका मतलब ओवरऑल जो नेचर है वो क्या है? रिपल्सिव ही रहा ना? Yes, sir. यस सर। यस। क्या इसको हम लोग वो EMI के कंसेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं? अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये करंट हमने बढ़ाया था, रिमेम्बर? करंट की वैल्यू बढ़ रही थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस सर। Yes. तो इसका फ्लक्स भी बढ़ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ सर। तो हाँ सर। इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? Opposing the change in flux. टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स, तो इसके पास आने से फ्लक्स घटेगा या दूर जाने से फ्लक्स घटेगा? दूर जाना। दूर जाने. दूर जाने से, तो दूर जाने का मतलब क्या है? रिपल्सिव ही तो होना चाहिए ना, है ना? हाँ हाँ सर। तो हाँ इतने सारी चीजें अगर नहीं भी करते, तो वो EMI के कंसेप्ट से भी हम आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए देर इज अ रिपल्सिव फोर्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी PYQ ही है। इस क्वेश्चन में दे रखा है अ लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ 10 meters and radius 0.3 meters carries a current I along its curved surface as shown. A wire loop of resistance 0.005 ohms and of radius 0.1 meters is placed inside the tube. तो ट्यूब के अंदर में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी लूप दिख रही होगी, उसका इंफॉर्मेशन उसने दे रखा है। ये स्मॉल आर जो दे रखा है मैंने यहाँ पे, स्मॉल आर की वैल्यू एक्चुअली उसने 0.1 मीटर दे रखी है, और उसकी रेजिस्टेंस बेसिकली दे रखी है 0.005 ओम्स है। हाँ अच्छा, एक्सेस दोनों का कोएक्सियल ही है, ये भी उसने बता रखा है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। द करंट वेरीज एज I इक्वल टू I0 कॉस ऑफ 300t। ये I आप ध्यान रखना कौन सा करंट था, इस कर्व्ड सरफेस पे जो आपका करंट फ्लो कर रहा था, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं।
अब उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मुझे लूप की फाइंड करनी है, मतलब करंट निकालना पड़ेगा पहले तो उस लूप में कितनी है, और वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ही मिलेगी। वहां से ही शुरुआत करते हैं। नाउ हाउ डू वी गेट कि ये जो डिस्क मैंने सॉरी सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो आपने करंट दे रखा है ऐसा अलोंग द सर्फेस, इसकी फील्ड अंदर में कितनी है ये कैसे फाइंड करें। इसको अगर आप सोचोगे तो ये टाइटली कॉइल्ड सोलेनॉइड की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ये चेक करो, यही चीज मैंने यहाँ पे बना रखा है। क्या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जो कंजुगेट टर्न्स है वो एकदम पास पास में सोचो, एकदम चिपक ही गए ऑलमोस्ट। तो जब अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दूर दूर नहीं रहेंगे, एकदम चिपके हुए ही रहेंगे, तो क्या एग्जैक्टली ये वाली फीलिंग नहीं आएगी? ऐसे सोचो। हाँ। यस सर। इसके मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या था याद है आपको? मैग्नेटिक फील्ड जब हम सोलेनॉइड के लिए लिखते हैं तो ये बी की वैल्यू को क्या लिखते हैं? न्यूटन। United. नॉट एन आई, करेक्ट है। ये एन क्या था यार? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। हाँ यस सर। यस सर। और आई क्या था? एक एक टर्न में जो करंट था वही था, हाँ राइट। हाँ सर। तो ये जो एन आई हो गया, आप बता सकते हैं ये क्या हो गया? दिस इज टोटल फ्लक्स, हट, टोटल करंट। करंट पर यूनिट लेंथ हो गया ये, करंट पर यूनिट लेंथ। हुआ ही नहीं हुआ? सोचो एक बार, नंबर ऑफ हाँ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ आप हर एक टर्न का करंट को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको टोटल करंट पर यूनिट लेंथ ही तो मिल रहा है ना। हाँ सर। यस। क्या इसमें एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? देखो तो, इस कर्व्ड सरफेस में टोटल करंट कितनी है तो उसने दे ही रखी है अपने को, कितनी करंट दी है? आई। और इसकी टोटल लेंथ भी अपने को दी हुई है, कितनी है? 10 मीटर। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज μ0I/10? क्या आपको बात हाँ समझ आई सर। है क्या कह हाँ रहा हूँ? सर। ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू इज फॉर द सिलेंडर, फॉर द cylinder which is equivalent to tightly coiled solenoid, tightly coiled solenoid, magnetic field is mu naught into current per unit length। आई होप सबको ये बात समझ आ गई है। ठीक है। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म होती है सोलेनॉइड के अंदर? यस सर। तो क्या ये लूप को उसने जो कह रखा है अंदर में छोटा सा लूप लिया है और वो बोल रखा उन्होंने वो कोएक्सियल है, क्या ये कोएक्सियल होना जरूरी था? नो नहीं सर। सर। नहीं, आप नहीं कहीं पे भी रख देते, आगे पीछे कहीं पे भी रख देते, बट एज लॉन्ग एज इट वाज इनसाइड द सोलेनॉइड हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे फ्लक्स थ्रू दी लूप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ्लक्स इन लूप जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी? B × πr² कर सकते हैं, करेक्ट है। तो इससे यस अब सर। हम करंट भी निकाल पाएंगे। सो करंट इन लूप जो आएगी वो हम इंड्यूस ईएमएफ इन लूप डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ लूप कर लेंगे। इंड्यूस ईएमएफ ऑफ लूप निकालने के लिए हमको -d∅dt करना पड़ेगा। तो हो जाएगी μ0/L इंटू πr² इंटू di/dt इंटू di/dt एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ लूप कर लेंगे। di/dt की वैल्यू उसने शायद दे रखी है हमें, कहाँ गया, हाँ ये तो रहा। आई की वैल्यू उसने दे रखी है I0 इंटू कॉस ऑफ 300t है, तो उसको यूज कर लेते हैं। सो ये जाएगा μ0 इंटू πr² बाई L टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप, और यहाँ पे I0 और कॉस का डिफरेंशिएशन आपका 300 इंटू साइन ऑफ 300t आ जाएगा। एक्चुअली -d∅dt होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक आप नेगेटिव लिख सकते हैं, और फिर जब कोसाइन का डिफरेंशिएशन होगा तो वहाँ पे माइनस साइन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसी वजह से उन्होंने वहाँ पे वो उसको प्लस करके ही दे रखा है। बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें जस्ट वहाँ से नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। अब यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई है, तो करंट मिल गई है तो अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप दैट बिकम्स, अच्छा यहाँ पे एक ही टर्न था या उसमें बहुत सारे टर्न्स थे? शायद टर्न्स भी थे, कहाँ गया, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। तो अभी हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को, वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो आएगा करंट इन लूप इंटू πr² आ जाएगा।
सही लिख रहा हूँ, एक बार जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना। ईएमएफ की वैल्यू बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू अब लिख रहे हैं यहाँ पे। सो करंट इन लूप तो निकाल ही चुके हैं, इसके साथ पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करनी है। तो म्यू नॉट इंटू पाई स्क्वायर हो गया, आर टू द पावर 4 हो गया, ये 300 आई नॉट हो गया, एंड डिवाइडेड बाई एल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लूप हो गया। और इसके साथ फिर आपका मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका साइन ऑफ 300 टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं आंसर्स में, उसको क्या चाहिए, म्यू नॉट और आई नॉट के टर्म्स में चाहिए। तो म्यू नॉट आई नॉट को नहीं छेड़ते, बाकी सारे वैल्यूज को डालेंगे। तो म्यू नॉट इंटू आई नॉट को रहने दिया, यहाँ पे 300 लिखा, और पाई स्क्वायर को हम 10 लिख सकते हैं, और आर टू द पावर 4 है। आर कितनी थी, 0.1, तो 0.1 का पावर 4 मतलब 1/10 का पावर 4 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लेंथ लेनी है, लेंथ तो आपको 10 मीटर शायद दिया हुआ था, यस 10 मीटर है। और रेजिस्टेंस ऑफ लूप आपको दी हुई थी, कहाँ गई, 0.005, मतलब 5/1000 लिख सकते हैं इसको, 5/1000। अब यहाँ पे ये 10 to the power 4 है, और यहाँ 10 to the power 3 है, ये कट गए, यहाँ का 10 और ये 10 भी कट गया, यहाँ का 10 और ये 10 भी कट गया। और यहाँ से देखोगे तो ये आ गई है 6 टाइम्स, अच्छा एक साइन ऑफ 300 टी भी है। तो ये आ गई आपके पास 6 म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ 300 टी आ गई है। अब ये जिस फॉर्म में चाहिए था वो फॉर्म आ चुका है। आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली वो एन म्यू नॉट आई नॉट इंटू साइन 300 टी है, और एन पूछा था, देखो एन की वैल्यू अपने को मिल गई, दिस इज 6। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो। अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कॉइल। जो क्वेश्चन है उसके लिए साथ डायग्राम एसोसिएटेड, मतलब डायग्राम नहीं दिया होता है, ये डायग्राम अपने को खुद से बनानी होती है, ठीक है। अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कॉइल, तो एक कॉइल भी ले लिया और एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी ले लिया। फिर उन्होंने बोला है द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ पीक वैल्यू वी नॉट। तो एक एसी वोल्टेज सोर्स दिखा दिया, उसकी पीक वैल्यू को वी नॉट लिख दिया है। If the peak value of potential difference across resistance and coil are V1 and V2, डायग्राम में भी मार्क कर दिया। Find the power dissipated in coil, कॉइल में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है ये बतानी है। आपको याद है मैंने एक बार आपको बताया था कि आइडी चोक कॉइल क्या होती है, चोक कॉइल क्या होती है, आइडियल इंडक्टर होती है, राइट, यस सर जिसमें हम उसकी Yes. रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली जब उसने पूछा है पावर डिसिपेटेड इन कॉइल कितनी है यहाँ पे, ये वो पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉइल की क्या है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मान रहे हैं ना वो। ये रेजिस्टेंस को ही मैंने यहाँ पे बेसिकली आर डैश दिखा रखा है। आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर ठीक है। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी होती है, तो ये पावर डिसिपेटेड कौन सी है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? एवरेज Average. एवरेज। मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब भी पावर आपसे पूछ रहे हैं तो एवरेज पावर ही निकालनी है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, अगर आपको पावर डिसिपेटेड निकालनी है, एवरेज पावर अगर डिसिपेटेड निकालनी है इन द कॉइल, तो ये क्या लिखोगे आप, आई आर एम एस का स्क्वायर लिखते हो, एंड इंटू आर डैश लिख लेंगे। क्या यही करेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? सर आई आर एम एस को लिखने का तरीका क्या है, पीक वैल्यू बाई रूट 2 लिखते हैं, हाँ सर इंटू आर डैश लिख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, ये आई नॉट इंटू आर डैश एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये आई नॉट कैसे निकालेंगे हम, हाउ डू वी गेट आई नॉट, ये देखो ये रेजिस्टेंस का पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसकी रेजिस्टेंस तो हमें दे ही रखी है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ये दोनों गिवन डेटाज हैं, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या अपने को आई नॉट मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, आर डैश इज नॉट गिवन, यू हैव टू एलिमिनेट आर आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा, दिस इज V1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R एंड इंटू आई नॉट इंटू आर डैश। बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये वाली पोर्शन को सिर्फ आप ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अकेला इस सेक्शन पे आप ध्यान देना। इसको आप क्या ऐसे सोच सकते थे कि आपके पास एक इंडक्टर है और साथ में उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी एसोसिएट हो रही है, कैसे सोच सकते थे हम, यस सर राइट। Yes. और यही Yes. करंट आई नॉट इसमें फ्लो कर रही है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता तो कैसा दिखता, व्हाट वुड हैव बीन द फेजर डायग्राम, बताओ। आई नॉट को हम रेफरेंस लाइन पे लेते, ये आई नॉट को हमने रेफरेंस लाइन पे लिया, और इनकी पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट करते हैं।
तो V अक्रॉस R डैश, तो वी आर डैश ऐसा कुछ बनता, और इसके साथ आपका ये VL 90 डिग्री पे लीड करता, और फिर अकॉर्डिंगली ये जो रिजल्टेंट आता, यही बेसिकली V2 होता है जो उसने क्वेश्चन में दिया था। क्या आपको रियलाइजेशन हो रही है ये? यस सबको रियलाइजेशन हो रही है? Yes, sir. ये कुछ ना कुछ तो ये एंगल आएगा। अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, क्या ये वी आर डैश है ही नहीं है? यस सर राइट। और वी आर डैश को क्या V2 के टर्म से लिखा जा सकता है? V2 इज अ नोन डेटा, मैं बेसिकली Boss. V2 cos फाई लिख सकते हैं। वेरी गुड। सो यहाँ पे मैंने इसको वही लिख दिया, V2 cos फाई लिख दिया। मैं बेसिकली जितना कोशिश कर रहा हूँ कि अननोन वेरिएबल्स को मैं एलिमिनेट करूँ, जो नोन वेरिएबल्स है उनको यूज करेंगे। तो ये आ गया V1 V2 बाई 2R इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई बस मुझे निकालना बचा हुआ है, जस्ट आई नीड टू फाइंड आउट कॉस फाई। बट ये याद रखना आपको वोल्टेजेस दिए हुए हैं, तो उसके टर्म्स में ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक डेटा मैंने अभी तक यूज नहीं किया, V0 की डेटा को मैंने अभी तक यूज नहीं किया, आई हैव नॉट यूज्ड V0 एट ऑल। तो V0 को अभी इसी तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करें, अगर मैं इस वोल्टेज की फेजर को अगर I0 के रिस्पेक्ट में प्लॉट करता तो वो किधर आता? क्या सेम फेज में आता? हाँ सर तो क्या मैं उसको यहाँ पे कहीं दिखा सकता था ऐसा? दिस वुड हैव बीन VR, जो कि आपका V1 होता। होता ही नहीं होता? होता। हाँ सर। और ये V1 फेजर और V2 फेजर, V1 फेजर और V2 फेजर, इनका वेक्टर सम से मुझे कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, या किसका फेजर मिल जाएगा? इन दोनों टर्मिनल का। राइट। यस क्या वो Yes, V0 ही है? क्या ये V0 फेजर ही है? yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसकी रिजल्टेंट को, क्या मैं यहाँ पे ऐसा, क्या मैं इसको V0 लिख सकता था? समझ आई? Yes. अब देखो तो क्या आपको वेक्टर सम दिख रहा है? V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, इनके बीच में एंगल फाई है, और उसका रिजल्टेंट V0 है, राइट। तो क्या मैं वेक्टर सम के कंसेप्ट को यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? यस सर देखो तो क्या ये लिखना सही है या नहीं? आप एक बार देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब तो हम क्लास 11 में नहीं है, हमको वेक्टर सम का वैल्यू डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। ये V1 V2 बाई 2R हो गया, और इसके साथ cos फाई की वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस बिकम्स V0 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ V1 V2। देखो तो आपको समझ आया क्या? Yes, sir. आई होप सबको क्लियर है ये। हाँ सर ठीक है, जस्ट वेक्टर सम में cos फाई की वैल्यू को डाल दिया है, ठीक है। ये V1 V2 का टर्म कट गया, और आपको एक्सप्रेशन मिल गई है, देखो। दिस बिकम्स V0 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द 4, 4 टाइम्स ऑफ R। यही आपका आंसर हो गया। फाइनल आंसर में आपको जो गिवन पैरामीटर्स थे उनको यूज करने हैं। आप अपने पैरामीटर्स कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ आ गई है। ये फेजर डायग्राम का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। समझ आ गई सबको? आगे बढ़ जाए। यस सर ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अगर हम करंट को, मतलब करंट थ्रू दी सोर्स, अगर हम चाहते हैं कि वो सेम फेज में हो जो कि सोर्स वोल्टेज है, तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हमको फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको ये रियलाइज करनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं ऊपर के ब्रांच में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल दिया या इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को बदल दिया, उससे इस ब्रांच का करंट इफेक्ट नहीं होगा। क्या आप ये एग्री करते हैं? हाँ सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये वोल्टेज सोर्स उसके अक्रॉस ही कनेक्टेड है। डू यू सी दैट? है ना? यस Yes, सर sir. ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी और अगर आप कनेक्ट कर देते ना, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, तब आप ये बात नहीं कह पाते। आपको रियलाइजेशन हो रही है? हाँ सर। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर मैं इस जगह के करंट को अगर मैं IL लिखता हूँ, ये पीक वैल्यू पे, ठीक है, दिस इज पीक वैल्यू। और इस ब्रांच के करंट को अगर मैं IC लिखता हूँ पीक वैल्यू पे, तो क्या ये इनकी वैल्यूज को ऑलरेडी हमें पता है? डू वी नो द वैल्यूज ऑलरेडी? अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता, सोचो कि EMF को अगर मैं फेज, करंट को, मतलब ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इस EMF को अगर मैं फेजर डायग्राम में यहाँ पे लेता, E0 लिखा है ना मैंने, E0, ठीक है। आप ये चेक करके देखो कि अगर इस ब्रांच की करंट की अगर मैं बात करूं, तो ये करंट इस सोर्स वोल्टेज से क्या करेगा? लीड करेगा फेज में। डू वी नो दैट?
क्या हमको ये पता है या नहीं पता है? हाँ सर। और कितने से लीड करता है ये? अगर मैं फाइव वन इसको कहता हूँ तो tan ऑफ फाइव वन, ये सब हमने डिराइव कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। वी डोंट नीड टू डिराइव एवरी टाइम। XC/R आपको याद है ये? हाँ सर। लाइक वाइज हमको यस। ये भी पता है, हमें ये भी पता है कि भाई इसमें अगर हम यहाँ पे दूसरा वाला करंट मतलब IL को अगर लिखते हैं यहाँ पे, IL अगर, अरे तो IL अगर हम यहाँ पे लिख रहे होते लैगिंग का केस, तो इसमें ये फाइव टू आपको लैगिंग दिखती, और ये tan ऑफ फाइव टू आप लिख सकते थे यहाँ पे, दैट विल बी XL/R। ठीक है, ये आपको इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी पता है। अब अगर उन्होंने कह रखा है कि इस करंट का फेजर और इस करंट का फेजर का रिजल्टेंट इस ब्रांच का करंट अगर वो सेम फेज में है, तो क्या ये श्योर नहीं है कि इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा फेजर का, वो एग्जैक्टली exactly इस E0 के साथ आना चाहिए सेम फेज में? हाँ सर। Yes, sir. Yes. यस सर। अगर ऐसा है तो जस्ट वेक्टर कंसेप्ट को अगर मैं यूज करूं, तो इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान रखना, आप उल्टे पुल्टे डायग्राम नहीं बनाना। Since it's a parallelogram, so this side has to be parallel to this side and this side has to be parallel to this side, skewed नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाली डायरेक्शन में जो भी मुझे मिलेगा, थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डायग्राम नीट एंड क्लीन करने के लिए कर रहे हैं थोड़ा। ये IL है और ये आपका E0 है। अब इस डायरेक्शन में बेसिकली इसका I0 होना चाहिए। अगर कभी भी आपको दो वेक्टर का सम पता है किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब उसके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप उसका कंपोनेंट लोगे, तो क्या उनके कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल होने चाहिए थे? हाँ सर। हाँ सर। तो IC का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, IC इंटू साइन ऑफ फाइव वन, और इधर में जो IL का कंपोनेंट आएगा, IL इंटू साइन ऑफ फाइव टू, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? कैंसिल होने चाहिए थे ना? बस इसी की कंडीशन को लिख लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। सो द कंडीशन इज बेसिकली IC इंटू साइन ऑफ फाइव वन शुड हैव बीन इक्वल टू IL इंटू साइन ऑफ फाइव टू। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको tan फाइव पता है, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और आपको साइन चाहिए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो पहले IC की वैल्यू को लिखते हैं। IC इज E0 डिवाइडेड बाय Z विच इज रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और साइन फाइव विल बी परपेंडिकुलर विच इज XC बाय हाइपोटेन्यूज विच इज रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। दैट शुड बी अगेन सिमिलर तरीके से E0 बाई रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास XL डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा। ये E0 कट गया, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। ये XC रहेगा, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे XL रहेगा, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर आएगा। सो वापस से आपके पास रीअरेंज करो एक्सप्रेशन को, यहाँ पे XC माइनस ऑफ XL इंटू R स्क्वायर, और यहाँ से XC इंटू XC माइनस ऑफ XL, ये आया। अब क्लियरली आप देख सकते हैं दो कंडीशन आ रहे हैं, XC माइनस XL इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर R स्क्वायर इज इक्वल टू XC/XL होना चाहिए। कैन यू सी दैट? आपको दिख रहा है? यस सर। तो दो कंडीशन आ रहे हैं। एक कंडीशन तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि अगर XC और XL सेम हो गए तो ये हो जाएगा। ये मेजोरिटी लोग गेस भी कर सकते थे, तुक्का मारते तो यही आ जाता। तो इससे बेसिकली आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिलती है? आपको वन बाई रूट अंडर LC मिलनी चाहिए थी। तो ये एक कंडीशन है, अगर ये हुआ तो होगा। बट दूसरा एक और कंडीशन भी है कि अगर R स्क्वायर की वैल्यू अगर वन बाई LC से मैच कर गई, या फिर एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, तो गलत लिख दिया मैंने। XC इज वन बाई ओमेगा C एंड XL इज ओमेगा इंटू L, तो ये L होना चाहिए। तो R की वैल्यू अगर रूट अंडर ऑफ L/C हो गई, तो भी ये कंडीशन बेसिकली आपकी सेटिस्फाई हो रही है। आई होप आपको दिख गई है, ठीक है? दो कंडीशन आए हैं, एक XC इक्वल टू XL होना, और एक
आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्सेल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ठीक है, ये भी एक पीवाईक्यू ही है, रीसेंट पीवाईक्यूज हैं ये। देखो एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है और उसकी साइड लेंथ आपको दिखा रखी है, एक साइड लंबी वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है और छोटी वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है। और ये पूरा का पूरा प्लेन जो दिख रहा है आपको, ये एक्स वाई प्लेन का है। इस लूप के ठीक नीचे में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिखा रखा है जिसमें करंट हमने 10 एम्पियर का ले रखा है। उन्होंने कह रखा है इट इज बीइंग मूव्ड, मतलब इट मतलब वो कंडक्टिंग लूप इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम दी थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर अलोंग दी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उसने दे रखा है √3/2 आई कैप एंड हाफ जे कैप दे रखा है। सो डू वी नो कि ये किस किस एंगल में मूव कर रहे हैं, हाँ सर। कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं ये? 30 डिग्री में डिग्री। दिख रही है आपको, क्योंकि 1 cos 30 इज √3/2 एंड 1 sin 30 इज हाफ, है ना। तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी हो गया वो 10 मीटर पर सेकेंड से तो मूव कर रहा था, कहाँ गया, कहाँ गया वेलोसिटी दी हुई थी, कहाँ गई। अच्छा स्पीड दे रखा है वी। सर कौन सा? अच्छा स्पीड ही तो निकालना है अपने को, अच्छा अपने को वी निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ये V√3/2 हो गई है और इस डायरेक्शन में बेसिकली V/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे अगर, तो ये वाली जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है वो इन दोनों लेंथ के साथ परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो इन दोनों लेंथ के साथ परपेंडिकुलर, डू यू सी दैट? यस सर। Yes, sir. तो क्या चारों सेगमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होंगे? यस। हाँ सर। बट इधर के जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे, यहाँ के और यहाँ के, वो लूप का नेट ईएमएफ जीरो कर देगा। ये आपको रियलाइजेशन हो रही है? यस सर। Yes, sir. सोच के देखो, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन की है, इसकी भी इधर इसकी भी इधर, और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो तो सेम ही होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो इस केस में जब आप V क्रॉस बी का मतलब डायरेक्शन देखोगे तो दोनों के लिए सेम ही आ जाएगा, तो लूप का ईएमएफ बेसिकली जीरो हो जाएगा इसकी वजह से। यही बात हम इन दोनों के लिए क्या बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? नो सर। नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो फील्ड है और यहाँ की जो फील्ड है ये तो अलग फील्ड है, इस वजह से अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है उसके अकॉर्डिंग हम ईएमएफ भी मार्क कर पाएंगे यहाँ पे। इसमें फील्ड की जो डायरेक्शन आपको मिलेगी ये बाहर की तरफ मिलेगी, राइट, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन की फील्ड। यस सर। ठीक है, फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, करंट के अराउंड थंब रखा है एंड देन आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, इस लूप का ईएमएफ इक्विवेलेंट लूप सर्किट का दिखाना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर वाले एंड से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसकी वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो V क्रॉस बी करेंगे तो राइट की तरफ आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपकी इस तरफ आ गई है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे E1 है, और ये E1 की वैल्यू होगी V/2 इंटू बी, इसको लिख लेते हैं L, ठीक है, इंटू L हो जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज जो दूसरी वाली है, ये वाली सेगमेंट जो है, इसमें वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर है, तो फिर से V क्रॉस बी करो, वेलोसिटी से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, थंब नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें भी आपका एक ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ की डायरेक्शन को अकॉर्डिंगली आप दिखा सकते हो। फिर से ये कुछ ऐसा आएगा, ये हो गई आपकी E2। यही सेम E2 आप यहाँ पे भी चिपका सकते हो इधर, एकदम सेम ही लॉजिक है। और यहाँ पे जब आप E1 दिखाओगे, जो E1 के पैरेलल वाले ब्रांच में दिखाना है, यहाँ पे जब आप दिखाओगे तो इसको आपको E2 दिखाना पड़ेगा, तो सॉरी E3 दिखाना पड़ेगा, E3। अच्छा E1 में जो B की वैल्यू उसमें प्लीज B1 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि फील्ड आपको अलग मिलेगी। और E3 में जो आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखना V/2 इंटू B3 इंटू L लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब आप ये नोटिस करो कि इसका और इसका, कैन यू सी दिस, लूप में तो सेंस उल्टा तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, मतलब इसका कोई नेट ईएमएफ बचेगा नहीं। तो बचेगा किसका, इसी का बचेगा। दिख रही है आपको, क्योंकि E2 तो बड़ा है E1 से, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या है, एक करंट भी आपका फ्लो करने लगेगा। तो अब आपका ईएमएफ ऑफ लूप निकाल लें, तो ईएमएफ ऑफ लूप आएगा E3 माइनस ऑफ E1, और इससे आपको V/2 इंटू एल ये बाहर निकाल लेते हैं, और सिंपली ये B3 माइनस ऑफ B1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू को अब आप लिख सकते हो, डी की वैल्यू उसने कितनी दी थी, कहाँ गया डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर।
ओके, सो अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वी एल बाई टू इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी माइनस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 डी. देखो तो यही है क्या, है ना? सर ठीक है, सो ये वैल्यू हो गई आपके पास म्यू नॉट आई इंटू वी एल डिवाइडेड बाई दिस इज, ये तो 4 टू 8 हो जाएगा, 8 पाई डी आ जाएगा. अब बस वैल्यू को अच्छा, उसने हमें करंट शायद दे रखा था, अ करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज, और रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी दे रखा है. करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज एंड रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 0.1. तो इस डेटा को भी यूज कर लेते हैं एक बार. और लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना. अच्छा लास्ट, अच्छा ठीक है, इसको निकाल ही लेते हैं. तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो अपना 10⁻⁷ होता है. तो यहाँ पे आपका 2 भी एक बचा रहेगा. म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख लिया. करंट की वैल्यू उसने कितनी दी है, कोई यार, ये करंट है 10 एम्पियर्स, 10 एम्पियर्स है, हाँ 10 एम्पियर्स. एंड फिर वेलोसिटी की वैल्यू अपने को नहीं पता, और लेंथ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2/100 हो जाएगा यहाँ पे. एंड फिर डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा डी का वैल्यू. डी था 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 लिख सकते हैं यहाँ से. सो ये 100 कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये 2 आपका 5 से कट जाएगा. सो ये वैल्यू हो गई आपके पास 5V/2 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट आ गया है. और जैसे आपको ईएमएफ मिल गई, अब आप करंट निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर करंट इन लूप, दैट विल बी ईएमएफ ऑफ लूप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप. और ये वैल्यू हो जाएगी 5 वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ध्यान रखना ठीक है, वोल्ट नहीं है, बाई 2 इंटू 10⁻⁷ एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप. रेजिस्टेंस ऑफ लूप है 0.1 का, 0.1. सो दिस बिकम्स 5/2 V इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर्स का. और उन्होंने एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू दे रखी है, कहाँ गया, उन्होंने बोला ये 10 माइक्रो एम्पियर का है. सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर. 10⁻⁶ तो कट ही जाएगा, और यहाँ से आपको वी की वैल्यू देखो मिल गई है. वी गिव्स यू 2 इंटू 10 इज 20, 20/5 इज 4. तो वी की वैल्यू हो गई 4. सारे ऐसा ही है, मतलब ये मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ये आपके लास्ट ईयर का ही पीवाईक्यू है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको यू नो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, और अगर आप एग्जैक्ट सोल्यूशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा. बट अगर थोड़ी बुद्धि खटा के करें तो शायद आपका जल्दी खत्म हो सकता है. ये वैसा ही क्वेश्चन था जिसको आप एलिमिनेशन मेथड से बेसिकली करते तो जल्दी होता. एक बार चेक करके देखते हैं. अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल in xy plane of height L has a uniform magnetic field B pointing in the z direction. आप यहाँ पे ये डायग्राम पे ध्यान देना, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि इसमें देखो आपके डॉट्स बहुत छोटे छोटे उन्होंने बना रखे हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट्स बनाए. तो बेसिकली ये इसी के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. कंडक्टिंग लूप PQR ये आपका कंडक्टिंग लूप है इन दिस फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ सेम हाइट L is placed in the xy plane with its vertex P at x equal to 0. ये वाली वर्टेक्स आपकी x equal to 0 पे प्लेस्ड है. x एक्सिस नीचे ध्यान देना ठीक है. In the orientation shown in the figure, at t equal to 0 the loop starts entering the region of the magnetic field with a uniform velocity v along the x direction. तो इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहे हो आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ध्यान देना है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है हमने along the x direction. The plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. मतलब ये उसी प्लेन में ही गिरता जा रहा है. Which of the following best depicts the variation of induced EMF in the loop as a function of distance x starting from x equal to 0? ठीक है, मतलब बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ को आपको एज अ फंक्शन ऑफ x निकालनी है. इंड्यूस ईएमएफ का अगर आप इन जनरल एक्सप्रेशन देखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ को हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ d∅dt के फॉर्म में लिखते हैं. बट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ एक्स के फंक्शन में चाहिए, तो हमको भी किसी तरह से कोशिश करना पड़ेगा कि इंड्यूस ईएमएफ को अगर मैं एक्स के फंक्शन में लिख पाऊँ. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं कि ये ट्राइंगल लूप थी हमारी, दिस वाज द ट्राइंगल लूप, और इसको मैंने सपोजली यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्लाइड करके लाया गया, और जितना डिस्टेंस ये मूव कर गया, ये डिस्टेंस को ही मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एक्स मान लिया. वी कंसिडर दिस डिस्टेंस एज एक्स. ठीक है.
तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v की वैल्यू dx बाई dt है? कैन वी राइट दिस? Yes, sir. ठीक है। अब इस dt को अगर मैं ऐसा लिखूं, चेन रूल लगा के, तो d5 बाई dx लिख लो, और इसको मैं dx बाई dt लिख लो। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ सर. dx Yes, sir. को पता है v है, तो इसको हम लिख सकते थे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये माइनस ऑफ d5 बाई dx इंटू वी। अब देखो, अगर मैं इस RHS का dx को अगर मैं LHS में लेके चले जाऊं, तो क्या मेरे पास ऐसा एक इक्वेशन बन रहा है सर? क्या मेरे पास ऐसा एक इक्वेशन बन रहा है कि E इंटू डी एक्स, इंड्यूस EMF इंटू डी एक्स, इज माइनस ऑफ d5 इंटू वी। अब ये EDX देखो मेरे लिए कितना एडवांटेजेस सा चीज़ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो EDX वाली जो टर्म है, वो टर्म हमारे लिए क्या बनेगी? एरिया अंडर इंड्यूस EMF वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनेगी। Yes, sir. हाँ. तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ EDX अगर करें, तो ये आएगी नेगेटिव ऑफ V इंटू इंटीग्रेशन ऑफ d5। मतलब इसको नेगेटिव ऑफ V इंटू डेल्टा फाइव भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ राइट? सर. डेल्टा फाइव क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स। इनिशियली तो आपका, इनिशियली अगर टी इक्वल टू जीरो पे बोलो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या कोई फ्लक्स था? हाँ सर. टी इक्वल टू जीरो पे कोई फ्लक्स नहीं था। और टी इक्वल टू जीरो पे चेंज इन फ्लक्स भी बेसिकली कितना आ गया? जीरो आ गया। तो इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस पोजीशन का ग्राफ का जो एरिया आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए टी इक्वल टू जीरो पे। और अगर आप लॉन्ग टाइम बाद की बात करते हैं, लॉन्ग टाइम बाद जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि जब ये पूरा का पूरा लूप जो है, ट्राइंगुलर लूप जो है, जब इस पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, इस पोजीशन पे, क्या इसके बाद कोई ईएमएफ इंड्यूस होएगा क्या? हाँ सर. नहीं आएगा। राइट, इस पोजीशन के बाद तो कोई ईएमएफ नहीं आ सकता। बट इसको ये पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? 12/v, है ना? Yes, sir. इसका मतलब जब ये 12 डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुका होगा, 12 डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुका होगा, तब जाके बेसिकली हमें ईएमएफ कितनी मिलनी चाहिए? अपनी जीरो मिलनी चाहिए, राइट? हाँ सर. मतलब 12 के बाद, बेसिकली मैं कह रहा हूँ 12 के बाद, 12 डिस्टेंस जाने के बाद बेसिकली आपको ईएमएफ जीरो मिलनी चाहिए। इनफैक्ट एक और चीज भी नोटिस करो कि 12 डिस्टेंस जाने के बाद उसकी फाइनल फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना? हाँ. होगी। 12 डिस्टेंस जाने के बाद फाइनल फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और इनिशियल फ्लक्स भी कितना था? जीरो था या नहीं था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आएगा? जी. Zero. चेंज ऑफ फ्लक्स भी अपना जीरो आया। और चेंज ऑफ फ्लक्स अगर जीरो आ गया, तो क्या एरिया अंडर ईएमएफ वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी जीरो होनी चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. इससे कौन सा एलिमिनेशन तुरंत हो गया? सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन भी तुरंत एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में जो स्टीपनेस है वो काफी कम है ना? पहले हाँ और सर. फिर बाद वाले में स्टीपनेस काफी ज्यादा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. तो इसलिए वो भी एलिमिनेट हो गया। इनफैक्ट ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। कैन यू सी दिस? क्योंकि पहले जो Yes, sir. नीचे वाला एरिया है वो आपका बड़ा है, और बाद वाला तो एरिया छोटा है। एक ही ऑप्शन बचता है ना, कौन सा? ऑप्शन ए, यही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में आपको? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है। अगर मान लो मुझे ये पूछा होता कि ये टाइम कौन सा टाइम है जहां पे आपको ईएमएफ जीरो मिल रही है, क्या आप ये बता सकते हैं? ईएमएफ जीरो होने का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगी। Yes, sir. इसका मतलब क्या फ्लक्स वहां पे मैक्सिमम रहा होगा? क्योंकि पहले तो फ्लक्स बढ़ रही है ना, फिर तो घट रही है ना? जब ये फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, देखो तो क्या फ्लक्स बढ़ रही है? Yes, sir. तो फ्लक्स घट कब रही है? अब ये बताओ। मतलब जिस पॉइंट पे आपका सबसे बड़ा फ्लक्स रहा होगा, ये वो टाइम है। ये कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब देखो क्या यही वाली सिचुएशन में इसकी एरिया सबसे बड़ी है क्या? देखो तो।
ध्यान से देख के बताओ। इसके पहले जब होता ऐसा पोजीशन में, देखो ये एरिया कम है, कैन यू सी दिस, ये एरिया आपकी बढ़ती हाँ जाएगी सर। बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती Yes, sir. जाएगी, ये मोमेंट तक। उसके बाद देखो ये हेक्सागन आ गया, सबसे बड़ा एरिया, और उसके बाद फिर देखो एरिया आपका घटता चला जाएगा। डी सी दैट? हाँ Yes, sir. जब आपका सिमेट्रिकल प्लेसमेंट होगा तभी तो आपका बेसिकली क्या होगा, आपका सबसे बड़ा एरिया वहां पे इनक्लोज हो रहा होगा। तो बेसिकली ये कब इस जगह पे पहुंचा हमको ये फाइंड करना है। विल यू बी एबल टू फाइंड आउट दिस? अब बताओ। क्या हम ये कह सकते हैं ये L/3, एल यस बाई सर। ये L/3 और ये भी L/3 आएगा, बोल सकते हैं क्या ऐसा? बोल सकते हैं क्या ऐसा? Yes. हम्म। अच्छा नहीं, एल सॉरी सॉरी, मैं तो एल साइड लेंथ ले रहा था ना, यहाँ एल जो दे रखा है उसने वो हाइट दे रखा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको एल नॉट लिख लेते हैं, चलो ठीक है, एल नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये भी L0/3 है और ये भी L0/3 है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये L/3 होगा? एल वॉज द हाइट, तो ये 1/3 ऑफ हाइट ही तो है ना, है ही नहीं है? यस सर। Yes, sir. कितना डिस्टेंस Yes. इसने ट्रैवल कर लिया है ये लूप ने? डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया इस मोमेंट तक? बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? So एल 4L. 4L/3। तो कितनी टाइम हुई होगी उस, अच्छा यहाँ पे टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पोजीशन ही तो निकालना था। तो 4L/3 3L/2 से तो कम है और एल से ज्यादा है, राइट? देखो तो, यस। कैन यू सी यहाँ से, आप देखो एग्जैक्टली पता कर पा रहे हैं ये वाला पोजीशन कौन सा था? ये 4L/3 था, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3L/2 दे रखा है, दिख रहा है आपको? हाँ। Yes. इस तरीके से हमने उसको भी एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, सबको समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. ठीक है।